हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम करती हूँ माधुरी आपका एमडी लो क्लासेस में। देखो, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 25 को स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी जांच और विचारण होता है तो उसमें कोर्ट की लैंग्वेजेस क्या रहती है। तो हमने सेक्शन 306 से पढ़ा था कि कोर्ट की लैंग्वेज कौन डिसाइड करता है। उसमें हाई कोर्ट की लैंग्वेज को छोड़ के, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेजेस हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। उसके अलावा उन्होंने बात की थी कि अगर हमें सम्मन मैटर में एविडेंस लेने हैं तो क्या प्रोसीजर होगा, वारंट मैटर में लेने हैं तो क्या प्रोसीजर होगा, सेशन कोर्ट में लेने हैं देन क्या प्रोसीजर होगा। उसके अलावा हमने पढ़ा था कि जब भी एक्यूज्ड या कोर्ट में जितने भी विटनेसेस आएंगे, अगर वो कोर्ट की लैंग्वेज को नहीं समझ पाते हैं और अदर किसी लैंग्वेज में एविडेंस देते हैं देन उसको ट्रांसलेट करके देन कोर्ट की लैंग्वेज में लिखा जाएगा। तो ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। आज अपने सेक्शन 313 से पढ़ने वाले हैं। देखो, सेक्शन 313 कहता है पूरा होने पर ऐसे साक्ष्य के संबंध में प्रक्रिया। अब देखो, यहाँ पे 313 हमें सिंपल ये बताना चाह रहे हैं कि जब साक्ष्य पूरा हो जाता है तो उसके संबंध में क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा। अब देखना, जैसे ही धारा 310 या 311 के तहत लिया गया प्रत्येक साक्षी का साक्ष्य पूरा हो जाता है, उसे अभियुक्त की उपस्थिति में, और यदि वो उपस्थित है नहीं है तो वकील की उपस्थिति में, और वकील की उपस्थिति में उसे पढ़ा जाएगा और यदि आवश्यक हो तो उसको ठीक किया जाएगा। मतलब कि जब भी कोई साक्षी कोर्ट में आ रहा है तो जो एक्यूज्ड है या उसका एडवोकेट है उसकी प्रेजेंस में वो लिया जाता है। अगर मान लो जो विटनेस वो बोल रहा है उससे कुछ डिनायल हो रहा है तो जो चीज डिनायल हो रही है देन उसको ठीक भी किया जाएगा। और यदि कोई गवाह साक्ष्य के किसी हिस्से की सत्यता से इनकार करता है, एक पार्ट से डिनाई करता है, जब उसे पढ़ा जाता है तो मैजिस्ट्रेट या पीठासीन अधिकारी साक्ष्य को सही करने की बजाय उस आपत्ति का एक फॉर्मेट तैयार करेगा और उसे ऐसी टिप्पणियां जो भी होंगी उसे जोड़ देगा कि जो भी विटनेस कोर्ट में आके बता रहा है कि ये चीज है, लेकिन मान लो उसकी किसी बात से हम इनकार कर रहे हैं, आपत्ति उठा रहे हैं, ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, तो वहां पे उस ऑब्जेक्शन का अलग फॉर्मेट तैयार किया जाएगा और उसमें जो भी विशिष्टियां कंटेंट्स होंगी देन उसको जोड़ा जाएगा। अब यदि साक्ष्य का रिकॉर्ड उस भाषा से भिन्न भाषा में है जिसमें वह दिया गया है और गवाह उस भाषा को नहीं समझ पा रहा, तो यहाँ पर उसे उसी भाषा में की जाएगी जिसमें वह दिया गया था और जिस भाषा में वह समझता है। तो मतलब अगर कोई चीज ऐसी अलग लैंग्वेज में दी जा रही है जिसको ना तो एक्यूज्ड समझ पा रहा है और ना ही उसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, तो इस सिचुएशन में जिस लैंग्वेज में वो चीजें समझ सकता है देन उसी लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करेंगे, देन उसको समझाया जाएगा। तो जैसे ही साक्ष्य पूरा हो जाता है तो अगर उसमें ऑब्जेक्शन क्रिएट किए जाते हैं तो उसका अलग फॉर्मेट बनाया जाता है। अगर वो लैंग्वेजेस से नहीं, अगर वो लैंग्वेज ऐसी है जो नहीं समझ आ रही देन उसको ट्रांसलेट भी किया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन 314, अभियुक्त या उसके वकील को साक्ष्य की व्याख्या करना। अब जब भी कोई एविडेंस लिए जाते हैं तो अभियुक्त या उसके अधिवक्ता को क्या किया जाता है, उसके साक्ष्य का भाषांतर सुनाया जाता है। कि जब कभी कोई साक्ष्य ऐसी भाषा में दिया जाता है जिसे एक्यूज नहीं समझ पा रहा तो वह कोर्ट में उपस्थित है तो ओपन कोर्ट में उसका ट्रांसलेट करके क्या किया जाएगा, जिस भाषा को वो समझता है उस भाषा में ट्रांसलेट करके एंड उसको समझाया जाएगा। तो अभियुक्त या उसके अधिवक्ता को साक्ष्य का भाषांतर करके सुनाया जाना। अब देखो, यदि वह एक एडवोकेट के माध्यम से रिप्रेजेंट हो रहे हैं तो साक्ष्य न्यायालय की भाषा के अलावा किसी अन्य भाषा में है जिसे वकील नहीं समझ रहा है तो वकील को भी उस भाषा का ट्रांसलेट करके उसको समझाया जाएगा। तो ये सेक्शन सिर्फ और सिर्फ हमें इतना ही समझना है कि जब इस ऐसे कोई अदर लैंग्वेज में एविडेंस दिए जा रहे हैं जो ना तो अभियुक्त समझ रहा है ना एडवोकेट समझ रहा है, देन हम क्या करेंगे, उसको ट्रांसलेट करेंगे और उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेंगे जिसमें वो समझ सकता है। तो इस सेक्शन में हमें सिर्फ इतनी ही चीज ध्यान रखनी है। वेरी इंपॉर्टेंट है सेक्शन 315, प्री पॉइंट ऑफ व्यू के लिए और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए डायरेक्ट हमसे पूछा जाता है कि भाव भंगिमा के बारे में हम कौन सा सेक्शन
पढ़ते हैं। पहले सीआरपीसी में बात करूं तो 280 में पढ़ते थे, अब हम 315 में पढ़ते हैं। भाव भंगिमा के बारे में टिप्पणियां। अब मैं आपको ये समझाती हूँ कि ये भाव भंगिमा होता क्या है। एक चीज समझो, भाव भंगिमा का मतलब होता है आचरण, बिहेवियर, हाव भाव। अब मान लो कोई विटनेस कोर्ट के सामने आता है और जब वो कोर्ट उससे क्वेश्चन कर रही है तो उसकी बॉडी में बहुत पसीना आ रहा है, एकदम वाइब्रेट हो रहा है, कांप रहा है, तो जब वो इस तरीके से अपने हाव भाव दिखाता है तो कोर्ट उन चीजों को भी नोट डाउन करेगा। तो यहाँ पे कहा कि जब एक पीठासीन न्यायाधीश या मैजिस्ट्रेट ने एक गवाह का साक्ष्य दर्ज किया तो वह उसकी उस टिप्पणियों को भी दर्ज करेगा जैसा कि जांच के दौरान ऐसे गवाह के आचरण के संबंध में है। तो जो उसके हाव भाव है, उसके आचरण है, उसकी भाव भंगिमा है, उसके बारे में भी कोर्ट क्या करेगा, चीजों को नोट डाउन करेगा। देन बात करते हैं सेक्शन 316, आरोपी से पूछताछ का रिकॉर्ड। देखो ये सेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उससे पहले एक चीज आपको बता रही हूँ, यूट्यूब पे 59 रुपीज की मेंबरशिप में आपको बीएसए की लाइव क्लासेस करवाई जाएगी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। यस, एकदम सही सुन रहे हो। YouTube पे अपने इवनिंग के टाइम, अब वो टाइम 8 से 9 भी हो सकता है, 9 से 9:30 भी हो सकता है। मतलब अपने एक ऐसा टाइम सेट करेंगे जिसमें हर एक स्टूडेंट, हर एक व्यक्ति अपनी जॉब से भी फ्री हो जाता है, कोर्ट से भी फ्री हो जाता है, अपने घर के कामों से भी फ्री हो जाता है। उस टाइम पे अपने बीएससी की एक लाइव क्लास करेंगे। डेली अपनी मंडे टू फ्राइडे लाइव क्लास रहने वाली है। अब इसमें इंपॉर्टेंट और एक एक्स्ट्रा चीज क्या है, हर चैप्टर के बाद उस चैप्टर के एमसीक्यूज भी अपने वहीं पर डिस्कस करेंगे। मतलब अपना चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ तो अपने एमसीक्यूज किए, उसके चैप्टर 2 कंप्लीट हुआ देन उसके साथ ही उसके एमसीक्यूज कर लिए। ये क्लास आपको सिर्फ और सिर्फ 59 रुपीज की यूट्यूब की मेंबरशिप पे मिल रही है। तो बहुत ही जल्दी इसकी डेट फाइनल होने वाली है कि किस तारीख से ये यूट्यूब की लाइव क्लासेस जो कि ओनली मेंबर्स के लिए की जा रही है। तो फटाफट 59 रुपीज की मेंबरशिप आज ही ज्वाइन कर लो, क्योंकि अगर आज ज्वाइन करते हो तो वहां पर ऑलरेडी बीएनएसएस के एमसीक्यूज चल रहे हैं, मेंस के आंसर राइटिंग के सेशंस भी वहां चल रहे हैं, तो फटाफट उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। अब देखो बात करते हैं, सेक्शन 316 कहता है आरोपी से पूछताछ का रिकॉर्ड। अब जब भी जो एक्यूज्ड है उसकी एग्जामिनेशन की जा रही है तो उसका क्या किया जाएगा, एक रिकॉर्ड तैयार किया जाता है कि जब किसी मैजिस्ट्रेट या सेशन कोर्ट द्वारा एक्यूज्ड की जांच की जाती है तो ऐसी पूरी परीक्षा जिसमें उससे पूछे गए हर एक प्रश्न, उसके द्वारा दिया गया हर एक उत्तर शामिल है, पीठासीन न्यायाधीश द्वारा पूर्ण रूप से दर्ज की जाएगी या मैजिस्ट्रेट स्वयं, या जहां वो खुद कैपेबल नहीं है तो वहां उसके डायरेक्शन में एक ऐसा अधिकारी क्या करेगा, इन सारी चीजों को नोट डाउन करेगा कि जब एक्यूज्ड के सारी एग्जामिनेशन खत्म हो जाती है उसके जो भी एविडेंस है मैजिस्ट्रेट उसको खुद नोट डाउन करेगा। अगर वो खुद नोट डाउन करने में असमर्थ है तो फिर क्या करेगा, किसी अधिकारी से जो कि उसके कंट्रोल में रहकर वो सब चीजें नोट डाउन करेगा। देन इसके बाद बात करते हैं सबसेक्शन 2, अगर रिकॉर्ड व्यवहार्य है तो उस भाषा में होगा जिसमें एक्यूज्ड से पूछताछ की गई है, और यदि व्यवहार्य नहीं है तो कोर्ट की लैंग्वेज में होगा। तो जिसमें एक्यूज्ड जिस चीजों को समझ रहा है अगर उसकी लैंग्वेज अलग है तो उस भाषा में ही वो चीजें की जाएंगी, लेकिन अगर व्यवहारिक नहीं है, वो कोर्ट की लैंग्वेज को समझ पा रहे हैं, देन कोर्ट की लैंग्वेज में ही सारा काम किया जाएगा। देन सबसेक्शन 3 कहते हैं कि जो रिकॉर्ड होगा अभियुक्त को दिखाया जाएगा, उसको पढ़कर सुनाया जाएगा, और यदि वह उस भाषा को नहीं समझता तो जिसमें वह लिखा गया है उसे उस भाषा में उसका भाषांतर किया जाएगा जिसे वह समझता है या समझाने के लिए स्वतंत्र है। तो मतलब अगर इस तरीके से मान लो कोई अदर लैंग्वेज में चीजें लिखी जा रही है जिसमें एक्यूज नहीं समझ रहे तो देन वही घिसा पिटा प्रोसीजर क्या कर लिया जाएगा, ट्रांसलेट करके उसको समझाया जाएगा और पढ़कर बताया जाएगा। देन सबसेक्शन 4,
इसके बाद इस पर अभियुक्त और मैजिस्ट्रेट द्वारा सिग्नेचर किए जाएंगे। वो तो हम हर चीज में करके आ रहे हैं, रिकॉर्ड ले रहे हैं, चाहे सम्मन मैटर में, वारंट मैटर में, सभी में लास्ट में मैजिस्ट्रेट या उसके जजेस की सिग्नेचर ले रहे हैं। देन यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सिग्नेचर करेंगे। जो अपने हाथ से प्रमाणित करेगा, मैजिस्ट्रेट अपने ही सिग्नेचर सॉरी जिससे मजिस्ट्रेट अपने ही सिग्नेचर करेगा, और परीक्षा उसकी उपस्थिति में जो सुनवाई में ली गई थी उसके रिकॉर्ड का एक पूरा बयान क्या करेगा, सच्चा विवरण तैयार करेगा। छोड़ सकते हो इस चीज को, लेकिन यहाँ पे परंतु हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे कहा कि जो भी रिकॉर्ड चीजें होंगी, जो भी एविडेंस है, जो भी एग्जामिनेशन है एक्यूज से ले ली, उस पे मैजिस्ट्रेट भी सिग्नेचर करेगा और उस पे क्या करेगा, एक्यूज्ड भी सिग्नेचर करेगा। लेकिन अब मान लो कि जो एक्यूज्ड है, हमने उसकी एग्जामिनेशन की ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हमने उसकी जांच कर ली, अब आरोपी तो वह फिजिकल नहीं है, तो फिर उस सिचुएशन में आरोपी के सिग्नेचर, अभियुक्त के सिग्नेचर 72 घंटों के अंदर क्या किए जाएंगे, लिए जाएंगे। कि जहां आरोपी हिरासत में है और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उसकी जांच पूरी हुई है, तो जांच के 72 घंटे के भीतर उसके हस्ताक्षर लिए जाएंगे। क्योंकि सबसेक्शन 4 में हमें कहा कि जब भी ऐसी जांच की जाती है तो मजिस्ट्रेट और एक्यूज्ड दोनों के सिग्नेचर होंगे। अब मान लो उसकी जांच तो हमने ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक वीडियो कॉल के माध्यम से कर ली, तो अब जिस टाइम जांच हुई उस दिन से 72 घंटों के अंदर क्या किए जाएंगे, उसके सिग्नेचर लिए जाएंगे। और सबसेक्शन 5 कहता है इस धारा की कोई भी बात समरी ट्रायल पर लागू नहीं होती, समरी ट्रायल का प्रोसीजर यहाँ पर अपना इफेक्ट नहीं डालेगा। तो ये सेक्शन हमने पढ़ा 316, जो कि बात करता है आरोपी की परीक्षा के बारे में। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन नंबर 317। 317 हमें कहता है दुभाषिया ठीक ठीक भाषांतर करने के लिए आबद्ध होगा। अब ये ट्रांसलेटर की लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है कि जिस ट्रांसलेटर को हमने बुलाया कि आप इसका ट्रांसलेट करके हमें बताइए, अब अगर यहाँ पे वो ट्रांसलेटर ढंग से ट्रांसलेट नहीं करता, ओमिशन करता है, तो उसको बीएनएस में पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन यहाँ पे 317 में उसकी लाइबिलिटी क्रिएट कर दी कि जो ट्रांसलेटर होगा वो ठीक ठीक भाषांतर करने के लिए, ठीक ठीक ट्रांसलेट करने के लिए आबद्ध होगा। देन बात करते हैं 318 हाईकोर्ट में रिकॉर्ड। देखो जब हाईकोर्ट में रिकॉर्ड की बात आती है तो हाईकोर्ट क्या करेगा, निर्धारित कर सकता है कि गवाहों के साक्ष्य और अभियुक्त की परीक्षा उसके सामने आने वाले मामलों में साक्ष्य और परीक्षा ऐसे नियम के अनुसार की जाएगी। मतलब हाईकोर्ट खुद ही अपने रूल्स डिसाइड करेगा कि एक्यूज्ड की परीक्षा कैसे करनी है, विटनेसेस के एविडेंस कैसे लेने हैं। तो ये हमने सेक्शन 318 तक हाईकोर्ट के रिकॉर्ड के बारे में पढ़ा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम 319 से पढ़ेंगे। 319 से हमारी चीजें यहाँ पर हमें बताई गई है कि जब भी जो विटनेसेस होंगे, साक्षी होंगे, उनकी परीक्षा के लिए अगर हम उन्हें कोर्ट में नहीं बुला सकते तो उस सिचुएशन में हम उनके लिए कमीशन भी जारी कर देंगे। तो ये हम सेक्शन 319 से बाद में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे मैंने जो आपको 59 रुपीज की मेंबरशिप वाला बताया है, फटाफट ज्वाइन कर लेना, क्योंकि बहुत जल्दी अपनी बीएससी की क्लास स्टार्ट हो रही है। और जैसे जैसे चीजें मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, हर एक लाइन नोट्स में लिख लो, क्योंकि जब हम क्विक रिवीजन करते हैं अपने नोट से एग्जाम टाइम में, तब ये शॉर्ट नोट ही हमारे काम आते हैं। बाकी अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जिनको बेरेक पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है। बाकी आज के लिए धन्यवाद।